Hello students. In previous video, we started the chapter Geography First Components of Environment, where we studied about the natural environment and their components, biotic and abiotic components. Today we start biosphere. What is the meaning of biosphere? Biosphere is a Hindi meaning Jeev Mandal. The three spheres, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, meet to form a narrow zone of interaction, the biosphere, which supports life. मतलब बायोस्फीयर है क्या, जिसका हिंदी मीनिंग मैंने अभी बताया, जैव मंडल, जहाँ पर कि जीव रहते हैं, जीव कोई भी। तो हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। तो ये जब चीज़ें, तीनों चीज़ें जो है वो जब मिलती है एक जगह पर, नैरो जोन पर, तो वो जहाँ पर इंट्रैक्शन होता है, लाइफ सपोर्ट मिलता है, तो वो बायोस्फीयर कहलाता है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट। इसलिए इसमें बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड है। बायोटिक के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, एंड अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। बायोस्फीयर इज अ यूनिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ। आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ बायोस्फीयर नो लाइफ इज पॉसिबल। बायोस्फीयर के अलावा लाइफ कहीं भी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ जहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों ही चीज़ें होती हैं, जहाँ पर इंट्रैक्शन होता है, एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ पर ही लाइफ संभव है और वो एरिया बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। अर्थ का सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल पार्ट है बायोस्फीयर, जहाँ पर बहुत टाइप के फ्लोरा और फ्योना है। फ्लोरा का मतलब यहाँ पे वन्य जीव और फ्योना का मतलब वनस्पति, मतलब अलग अलग टाइप के जीव हैं, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं। अदर प्लांट्स डू नॉट प्लैनेट्स डू नॉट हैव बायोस्फीयर। और किसी भी प्लैनेट पे बायोस्फीयर नहीं है, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ईच ऑर्गेनिज्म in the biosphere has certain limiting conditions for its growth and survival. The type of plants and animals found in a particular region are related to their prevailing physical environment. किसी भी एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, नॉन एज हैबिटेट, जिनको उनका निवास कहा जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट डिपेंड ऑन वन अनदर। सब ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो भी जीव हैं, वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं और एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर इंटरेक्ट विथ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विथ वन अनदर। जो भी ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर में रहते हैं वो एक दूसरे से और फिजिकल एनवायरनमेंट से परस्पर क्रिया करते हैं या फिर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. ये एक तरीका सिस्टम है जिसमें सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनके साथ अपनी लाइफ का सर्वाइव करते हैं। All plants, animals and human beings depend on each other and on the immediate surrounding of the natural environment. जितने भी plants हैं, animals हैं, human beings हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और उनकी जो immediate उस समय की जो surrounding है natural environment की, उससे प्रभावित होते हैं। There could be different ecosystem in a different environment like desert, mountain, डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रिवर्स, ओशियन एंड इवन इन पॉन्ड्स। हर जगह का अपना एक इकोसिस्टम होता है, सब जगह का अपना, जैसे डेजर्ट का अलग, माउंटेन का अलग, डेंस फॉरेस्ट का अलग, पॉन्ड्स का अलग, ओशियन का अलग, सबका अलग अलग होता है। कनेक्ट टू द ज्योग्राफी। इकोसिस्टम हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इकोसिस्टम में अलग अलग जीवों का
जीव होते हैं रहते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर. ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम. हर इकोसिस्टम के ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. अब प्रोड्यूसर क्या होता है? उत्पादन करने वाला. तो प्रोड्यूसर होता है आर द ग्रीन प्लांट्स, वो जो अपना फूड खुद बनाते हैं. दे मेक देयर ओन फूड. The consumers are animals and they get their energy from the plants and or from the other organism which eat the plants. दूसरा कौन होता है? उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो कि अपनी एनर्जी किसी प्लांट से या फिर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से लेता है जो कि प्लांट को ईट करते हैं. थर्ड आता है द डीकम्पोजर. आर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी that break down dead plants and animals into organic material that go back to soil and that is where the cycle restart. Decomposer होते हैं विघटन करने वाले, या मतलब यूँ कहें कि उसको ख़त्म करने वाले. तो ये जो होते हैं वो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर देते हैं और वो जाकर फिर से सॉइल में मिल जाता है और यहीं से साइकिल फिर से शुरू हो जाता है. सॉइल उसमें कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से वापस प्लांट्स उगते हैं, वहाँ प्रोड्यूसर शुरू हो जाता है. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर in the form of various food chains and many different food chains link up to form food web. एनर्जी जो ट्रांसफर्ड होती है वो अलग अलग फूड चेन, हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इस तरीके से वो चलता रहता है. तो वो फूड चेन, और ये जो बहुत सारी जब फूड चेन एक साथ लिंकअप हो जाती है तो वो फूड वेब होता है. जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि एक फूड चेन बन रही है, प्लांट्स के साथ जिराफ, और जिराफ के बाद लॉयन, या फिर इधर राइनो बता रखा है और फिर लॉयन बता रखा है. तो इस तरीके से ये एक फूड चेन है. इसी के साथ यहाँ पर एक और फूड चेन बता रखी है और उसके बाद एक फूड चेन और अलग अलग फूड चेन, और ये सब मिलकर एक फूड वेब बना रहे हैं. ऑल द फूड वेब्स आर डेलिकेटली बैलेंस्ड. सारी जो फूड वेब्स होती हैं बहुत अच्छे से बैलेंस्ड होती है. सो इफ वन लिंक इन द वेब इज डिस्ट्रॉयड ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म विल बी अफेक्टेड. इन फूड चेन लिंक वेब में से किसी का एक का भी डिस्ट्रॉय होता है तो सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो भी इफेक्ट होते हैं. ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव. दे आर टू एन एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इन्वायरमेंट का पार्ट हैं जहाँ, और वो उसमें रहते हैं. दे आर टू एन एक्सटेंट एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट. ये इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं इन्वायरमेंट की कंडीशन से, जैसे ह्यूमन बींग्स काफ़ी प्रभावित होते हैं. दे आर ऑल्सो एबल टू अडेप्ट एंड मॉडिफाई द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. वो इसमें भी एबल हैं कि वो इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग बदल देते हैं या अपने ढाल लेते हैं, या उसको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या तो खुद डल जाते हैं या फिर उसमें चेंजेस कर देते हैं. विद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे हैव सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग नेचर. साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की टेक्निक्स की डेवलपमेंट की वजह से इंसान जो है वो इतना सक्षम हो गया है. दे हैव सक्सीड टू कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग नेचर. वो नेचर पे कंट्रोल करने लगा है, उस पर अपना अधिकार जमाने लगा है. द इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट के साथ जो इन्वायरमेंट पे जो प्रभाव डालना है या आपस में जो क्रियाएं करना है वो हर जगह का, हर समय का अलग अलग होता है. ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन. इन स्पिट ऑफ all the developments, the physical environment still provides human beings with their material needs. इतने सारे डेवलपमेंट के बाद भी जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो ह्यूमन बींग्स को उसकी नीड्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराता है. जैसे कि द प्राइमरी एक्टिविटी फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग स्टिल प्रोवाइड्स फूड एंड रॉ मटेरियल. ये फूड और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं प्राइमरी एक्टिविटी का, जो कि विदाउट विच एडवांस सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव एंड प्रोग्रेस. जिसके बिना आज जो एडवांस सोसाइटी है वो ना तो प्रोग्रेस कर सकती है, ना ही सर्वाइव जिंदगी जी सकती हैं. ह्यूमन बींग्स
and their activity also represent the greatest danger to the environment. ह्यूमन बींग्स और उसकी एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है. राइट फ्रॉम द डाउन of human civilization, people have not only used nature for their existence and fulfillment of the needs, but also exploited and misused it to a certain extent. शुरुआत से ही, डाउन का मतलब होता है उदय के साथ ही या शुरुआत से ही ह्यूमन बीइंग जो सिविलाइजेशन का शुरुआत हुई है, मानवीय सभ्यता की जो शुरुआत हुई है, उसमें जो इंसान है उसने ना सिर्फ नेचर का यूज़ किया है या नेचर ने ना सिर्फ उसकी ज़रूरतों को पूरा किया है, बल्कि इंसान ने उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है और उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है. दस दे हैव डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, और इसकी वजह से जो नेचुरल बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो ख़त्म होता जा रहा है या उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है. I hope you understand the chapter. So read the chapter again and do the exercise. Okay. Thank you.